हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम केमिस्ट्री बुक 1 का कंप्लीट रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि सॉल्यूशंस हमारी डेली लाइफ में कितने कॉमन है। आपको सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ हमारी लाइफ में बहुत रेयर होते हैं। असल में हम ज्यादातर चीजों से जो डील करते हैं वो मिक्सचर्स हैं। सोचो, जो हवा हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, सुबह की चाय या कॉफी, ये सभी सॉल्यूशंस ही तो हैं। इसीलिए इस चैप्टर को समझना मतलब अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझना है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सॉल्यूशंस आर एवरीवेयर अराउंड अस। अब हम इस स्लाइड में सॉल्यूशंस के कुछ सरप्राइजिंग एग्जांपल्स देखेंगे। एक कॉमन गलतफहमी होती है कि सॉल्यूशंस हमेशा लिक्विड ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। हवा यानी एयर एक गैसियस सॉल्यूशन है जिसमें नाइट्रोजन सॉल्वेंट है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस सॉल्यूट हैं। आपके किचन में जो पीतल यानी ब्रास के बर्तन है वो एक सॉलिड सॉल्यूशन है। कॉपर और जिंक का, जिसे हम एलॉय भी कहते हैं। स्टील, जिससे हमारे घर बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, वो आयरन और कार्बन का एक सॉलिड सॉल्यूशन है। और हाँ, हमारे कॉमन लिक्विड सॉल्यूशंस तो है ही, जैसे नींबू पानी और हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले आईवी ड्रिप्स। फैसिनेटिंग है ना? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर का रोड मैप क्या है। हम इसे 4 सेक्शंस में कवर करेंगे। पहले सेक्शन में हम सॉल्यूशंस के बिल्कुल बेसिक्स समझेंगे कि ये होते क्या हैं। सेक्शन 2 में हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को अलग-अलग तरीकों से कैसे मेजर किया जाता है। सेक्शन 3 में हम सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में सेक्शन 4 में हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉज, हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया हमारा प्लान ऑफ एक्शन था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला सेक्शन, सॉल्यूशंस द बेसिक्स। यहाँ हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है, इसकी ऐसे क्या खास बात है। चलिए इसको आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है टू सेट द स्टेज फॉर डिफाइनिंग अ सॉल्यूशन। अब हम इस स्लाइड में सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझेंगे। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिसे आपको एग्जाम में जरूर लिखना है वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि मिक्सचर की कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज हर जगह पूरे सॉल्यूशन में एक जैसी हैं, यानी यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने पानी में नमक अच्छे से घोल दिया तो आप चाहे ऊपर से एक सिप लें या नीचे से, टेस्ट एकदम सेम आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पानी में रेत मिक्स करते हैं तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं। अब हर सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और सोल्यूट वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में खुलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स को समझना था। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल देखेंगे जो सॉल्यूशंस के टाइप्स बताता है। हम इन्हें सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। देखिए, पहला है गैसियस सॉल्यूशंस। यहाँ सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। बेस्ट एग्जांपल हमारी हवा। दूसरा और सबसे कॉमन है लिक्विड सॉल्यूशंस। यहाँ सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, पर सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, ये गैस इन लिक्विड हो गया। पानी में अल्कोहल, ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया। और पानी में चीनी, ये सॉलिड इन लिक्विड हो गया। फाइनली आते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, जिनका बेस्ट एग्जांपल है एलॉयज। जैसे सोने की ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें थोड़ा कॉपर मिक्स करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सॉल्यूशंस कितने वर्सेटाइल हो सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ, हाउ टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, आम जिंदगी में ये कहना चल जाता है कि चाय हल्की है या कड़क है, लेकिन केमिस्ट्री में और इंडस्ट्री में ऐसी क्वालिटेटिव बातें नहीं चलती। हमें चीजें क्वांटिटेटिवली यानी नंबर्स में बतानी पड़ती हैं। हमें आखिर ऐसी यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में खुला है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की जरूरत को समझना। अब हम इस स्लाइड में कॉन्सेंट्रेशन का पहला मेथड देखेंगे जिसका नाम है मास परसेंटेज या W/W। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जांपल से समझिए, अगर कोई कहता है कि ये 10% ग्लूकोज एंड वाटर बाय मास है, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। अब यहाँ एक छोटा सा कैच है, अगर सॉल्यूशन 100 G है और सॉल्यूट 10 ग्राम्स है, तो सॉल्वेंट यानी पानी कितना हुआ? 100 - 10 यानी 90 ग्राम्स। ये छोटा सा पॉइंट स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया मास परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना था। अब हम इस स्लाइड में 2 और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। पहला है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। ये तब यूज होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड्स हों। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस मास की जगह वॉल्यूम यूज होता है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है गाड़ियों में यूज होने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V। ये थोड़ा अलग है, इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये यूनिट आपको मेडिसिन और फार्मेसी में बहुत दिखेगी, जैसे कफ सिरप की बोतल पर। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था V/V और W/V परसेंटेज के स्पेसिफिक यूजेस को जानना। अब हम इस स्लाइड में एक स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन यूनिट देखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन या ppm। सोचिए, अगर सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, जिसे हम ट्रेस क्वांटिटीज कहते हैं, तब क्या होगा? ऐसे केसेस में परसेंटेज एक बहुत ही छोटा नंबर आएगा, जैसे 0.0001%। इतना छोटा नंबर यूज करना कन्वीनियंट नहीं होता, इसीलिए हम ppm यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला परसेंटेज जैसा ही है, बस 100 की जगह हम 10 to the power 6 यानी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है पोल्यूटेंट्स को मेजर करने में, जैसे हवा या पानी में। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि बहुत कम कॉन्सेंट्रेशंस के लिए ppm यूज होता है। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मोल फ्रैक्शन को समझेंगे। इसे हम x से डिनोट करते हैं। ये सिंपल सा एक रेशियो है, एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में प्रेजेंट सारे कंपोनेंट्स के टोटल मोल्स। मान लो 2 कंपोनेंट है A और B, तो A का मोल फ्रैक्शन होगा मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे आपको हमेशा याद रखना है, सॉल्यूशन में जितनी भी कंपोनेंट्स है उन सब के मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आती है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मोल फ्रैक्शन और उसकी की प्रॉपर्टी को समझना। अब हम इस स्लाइड में कॉन्सेंट्रेशन का सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है,
इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट। फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर या सिंपली मोलार। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मोलैरिटी की डेफिनेशन और फॉर्मूला को अच्छे से याद करना। अब हम इस स्लाइड में आते हैं मोलैरिटी के भाई मोलैरिटी पर। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें और मोलैरिटी में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो आइए इसका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। देखा आपने डिफरेंस, मोलैरिटी में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ है मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। इसकी यूनिट होती है मोल्स पर केजी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मोलैरिटी को मोलैरिटी से अच्छे से डिफरेंशिएट करना। अब हम इस स्लाइड में मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच के सबसे बड़े डिफरेंस को फाइनल करेंगे। ये आपके एग्जाम और वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। मोलैरिटी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम यूज करती है और मोलैरिटी मास यूज करती है। अब सोचिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है, वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन एक सब्सटेंस का मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, इसीलिए मोलैरिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, इसीलिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में मोलैरिटी को एक बेहतर यूनिट माना जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन दोनों के बीच टेम्परेचर डिपेंडेंस का फर्क समझना था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना सीख लिया, तब सवाल ये उठता है कि हम एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैक्सिमम अमाउंट है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी आखिर किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। अब हम इस स्लाइड में 2 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इमेजिन आप पानी में चीनी घोल रहे हैं, 1 चम्मच घुल गई, 2 चम्मच घुल गई। जब तक और चीनी घुल सकती है तब तक सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब और चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी और नीचे बैठने लगेगी, उस पॉइंट पर सॉल्यूशन बन जाता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस रुक गया है, इसका मतलब ये है कि जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं ठीक उतने ही पार्टिकल्स सॉल्यूशन से वापस सॉलिड बन रहे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बीच का फर्क समझना था। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि एक सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ एक गोल्डन रूल काम करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर चीजें पोलर में घुलती हैं और नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में। जैसे नमक पोलर, पानी पोलर में घुल जाता है पर तेल नॉन पोलर में नहीं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। यहाँ ले शैटलियर्स प्रिंसिपल काम आता है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी हीट अब्सॉर्ब होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर एक्सोथर्मिक है यानी हीट रिलीज होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। और तीसरा है प्रेशर, जिसका सॉलिड्स और लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को जानना था। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, फंडामेंटल लॉज ऑफ सॉल्यूशंस। इस सेक्शन में हम 2 बहुत ही पावरफुल लॉज पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ, जो ये बताता है कि एक गैस लिक्विड में कितनी घुलेगी, और राउल्ट्स लॉ, जो सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को डिस्क्राइब करता है। ये दोनों ही लॉज आपके एग्जाम्स के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन 2 इंपॉर्टेंट लॉज को इंट्रोड्यूस करना है। अब हम इस स्लाइड में एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कि प्रेशर का गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट वाले कंटेनर में कम प्रेशर है, आप देख सकते हैं कि लिक्विड के ऊपर गैस के पार्टिकल्स कम है और लिक्विड के अंदर भी कम है। अब राइट वाले कंटेनर में देखिए, हमने पिस्टन से प्रेशर बढ़ा दिया है, इससे लिक्विड के ऊपर गैस पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई और इसलिए अब ज्यादा पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो सिंपल सा कंक्लूजन क्या है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इस विजुअल से प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन समझना था। अब हम इस स्लाइड में हेनरीज लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। वाई एक्सिस पर गैस का पार्शियल प्रेशर P है और एक्स एक्सिस पर सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन X है। आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ऐसी लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, यानी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, यानी उतना ही ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। इस लाइन का जो स्लोप होता है वही हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH कहलाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हेनरीज लॉ को ग्राफिकली समझना। अब हम इस स्लाइड में हेनरीज लॉ को फॉर्मली डिफाइन करेंगे। लॉ कहता है कि the partial pressure of the gas in vapor phase P is proportional to the mole fraction of the gas X in the solution. इसका फॉर्मूला है P equals KH times X, जहां KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो फॉर्मूला को रीअरेंज करने पर आएगा X equals P upon KH। इसका मतलब KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी X यानी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। इसको नोट कर लीजिए, हायर द KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हेनरीज लॉ का फॉर्मूला और KH और सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन समझना। अब हम इस स्लाइड में हेनरीज लॉ के कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे। जब आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो वो फिज की आवाज आती है ना, वो हाई प्रेशर पर डिसॉल्व की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो प्रेशर रिलीज होते ही बाहर आती है। स्कूबा डाइवर्स जब गहरे पानी में जाते हैं तो हाई प्रेशर की वजह से उनके ब्लड में ज्यादा नाइट्रोजन घुल जाती है। अगर वो तेजी से ऊपर आए तो प्रेशर कम होने से ये नाइट्रोजन बबल्स बना देती है, जिससे द बेंज नाम की एक पेनफुल कंडीशन हो जाती है। और जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसलिए हमारे ब्लड में कम ऑक्सीजन घुलती है, जिससे वीकनेस फील होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हेनरीज लॉ को डेली लाइफ से कनेक्ट करना। अब हम इस स्लाइड में हमारे फाइनल लॉ राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को समझेंगे। ये ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन।
डैश लाइन आई कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर दिखा रही है, डैश लाइन आई कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर दिखा रही है, और जो ऊपर वाली सॉलिड लाइन I3 है वो सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर है जो इन दोनों पार्शियल प्रेशर्स का सम है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो राउट्स लॉ कहता है कि एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था राउट्स लॉ को ग्राफिकली विजुअलाइज करना। तो इस चैप्टर के एंड में मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इस पर जरूर सोचिए। अगर मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो एक केमिस्ट एक गर्म लैब में और एक ठंडी लैब में 0.5 मोलर सोल्यूशन को अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे प्रिपेयर करेगा? इसका जवाब हमारे आज के डिस्कशन में ही छुपा है। इस पर सोचिए और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। काइनेटिक्स जो वर्ड है वो काइनेसिस से आया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट या स्पीड। तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड, उनके रेट्स और वो रिएक्शंस होते कैसे हैं, यानी उनके मैकेनिज्म्स, इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे। आपने सोचा है कभी कि जब हम एक एप्पल को काटते हैं तो वो कुछ ही मिनट्स में ब्राउन हो जाता है, लेकिन घर के बाहर जो लोहे का गेट है उसको जंग लगने में सालों लग जाते हैं? दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं, एक ऑक्सीडेशन है, लेकिन एक इतना फास्ट और एक इतना स्लो क्यों? बस यही सवाल का जवाब है केमिकल काइनेटिक्स। ये हमें बताता है कि केमिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि रिएक्शन होगा या नहीं, बल्कि ये भी है कि वो रिएक्शन कितनी तेजी से या कितनी धीरे से होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिएक्शंस की स्पीड अलग अलग होती है और काइनेटिक्स इसी क्यू का जवाब देता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आज का रोड मैप है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिएक्शन की स्पीड को पढ़ना जरूरी ही क्यों है। फिर हम सीखेंगे कि रेट को मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद स्टोइकियोमेट्री का क्या रोल है रेट में, वो देखेंगे। फिर हम उन फैक्टर्स को जानेंगे जो रेट को कंट्रोल करते हैं, उसको तेज या धीमा करते हैं। और आखिर में हम रेट लॉ का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम स्टेप बाय स्टेप इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, व्हाई स्टडी रिएक्शन स्पीड। देखो बच्चों, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, फीजिबिलिटी, क्या वो रिएक्शन अपने आप हो भी सकता है या नहीं। दूसरा, एक्सटेंट, अगर रिएक्शन होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना कंप्लीट होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, स्पीड, वो रिएक्शन कितनी तेजी से होगा, उसकी रेट क्या है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रिएक्शन को पूरी तरह जानने के लिए उसकी स्पीड को समझना जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में 2 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का फर्क समझेंगे। ध्यान से देखिए, एक तरफ है थर्मोडायनामिक्स और दूसरी तरफ है केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनामिक्स हमसे सवाल पूछता है क्या ये रिएक्शन होगा, इसकी फीजिबिलिटी क्या है, और इसका जवाब हमें मिलता है गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी से। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फीजिबल है यानी हो सकता है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स टाइम की बात करता है। ये पूछता है अगर रिएक्शन होगा तो कितना फास्ट होगा। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है डायमंड। थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से डायमंड का ग्रेफाइट में बदलना 100% पॉसिबल है, फीजिबल है। लेकिन काइनेटिक्स हमें बताता है कि ये रिएक्शन इतना ज्यादा स्लो है कि इसमें लाखों साल लग जाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि जो रिएक्शन पॉसिबल है जरूरी नहीं कि वो फास्ट भी हो। फीजिबिलिटी और स्पीड 2 अलग अलग चीजें हैं। अब हम इस स्लाइड में केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो 2 चीजों से डील करती है। पहला, रिएक्शन रेट्स यानी रिएक्शन की स्पीड, और दूसरा, देयर मैकेनिज्म्स यानी वो रिएक्शन असल में होता कैसे है, उसका स्टेप बाय स्टेप पाथ क्या है। जैसा मैंने पहले बताया, किनेटिक्स वर्ड ग्रीक किनेसिस से आया है, जिसका मतलब मूवमेंट होता है। इस ब्रांच की नॉलेज से हम रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि काइनेटिक्स हमें रिएक्शन की स्पीड और उसके मैकेनिज्म दोनों के बारे में बताता है। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, मेजरिंग द रेट। अब सवाल ये उठता है कि हम रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे हम गाड़ी की स्पीड नापते हैं किलोमीटर पर आवर में, वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को नापने का क्या तरीका है। कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है, चलिए देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम रेट को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब हम इस स्लाइड में रेट का बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, फिजिक्स में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बिल्कुल वही लॉजिक यहां लगता है। केमिकल रिएक्शन का रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हो गई या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ गई, बस उसी चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो, आपको रेट मिल जाएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिएक्शन रेट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम है। अब हम इस स्लाइड में आगे के सारे फॉर्मूलाज को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट है R, जो टाइम के साथ बदलकर प्रोडक्ट P बना रहा है। रिएक्शन है R गिव्स P। इस सिंपल मॉडल से हमें रेट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने में आसानी होगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया बस इतना है कि हम R से P बनने वाले रिएक्शन को एग्जाम्पल की तरह यूज करेंगे। ओके बच्चों, इस स्लाइड पर पूरा फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रिएक्शन के रेट को 2 तरीकों से लिख सकते हैं, एक रिएक्टेंट R के टर्म्स में, दूसरा प्रोडक्ट P के टर्म्स में। अब कॉमन सेंस लगाओ, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट तो खर्च होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रिएक्टेंट के फॉर्मूला में ये नेगेटिव साइन क्यों है। देखो, रेट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, लेकिन जब आप डेल्टा आर कैलकुलेट करोगे यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। उस नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम फॉर्मूला में एक और नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रेट को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों से निकाल सकते हैं और रिएक्टेंट के फॉर्मूला में नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जब हम रिएक्शन के रेट को एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए एक फाइनाइट टाइम गैप जैसे 10 सेकंड से 50 सेकंड के बीच मेजर करते हैं, तो उस रेट को हम एवरेज रेट कहते हैं। ये उस पूरे टाइम इंटरवल का एक एवरेज वैल्यू देता है। इसकी यूनिट्स की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की सेकंड, तो रेट की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर रिएक्शन में गैसेस हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, तब यूनिट होगी atm पर सेकंड। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एवरेज रेट एक टाइम इंटरवल के दौरान निकाला जाता है। अब हम इस स्लाइड में एक रियल लाइफ एग्जांपल का डेटा देखेंगे। रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड।
स्क्रीन पर जो टेबल है उसमें देखिए, लेफ्ट कॉलम में टाइम दिया है सेकंड्स में और राइट कॉलम में रिएक्टेंट यानी ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन दी है मोल पर लीटर में। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम 0 से 50, 100, 150 सेकंड्स आगे बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.100 से घटकर 0.0905 फिर 0.0820 होती जा रही है। अब इसी डेटा को यूज करके हम आगे एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज ओवर टाइम को ट्रैक करते हैं। अब हम इस स्लाइड में पिछले डेटा को यूज करके एवरेज रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम पहले टाइम इंटरवल यानी 0 से 50 सेकंड्स के लिए रेट निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिए, स्टेप 1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी डेल्टा आर निकालो। ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.0905 माइनस 0.100 जो आया माइनस 0.0095। स्टेप 2 चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी, ये है 50 माइनस 0 यानी 50 सेकंड्स। स्टेप 3 अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालो। फॉर्मूला था माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो ये बनेगा माइनस ब्रैकेट माइनस 0.0095 डिवाइडेड बाय 50 और फाइनली हमारा रिजल्ट आया 1.90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल LS इनवर्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। यहाँ एक बार चार्ट है जो अलग अलग टाइम इंटरवल्स के एवरेज रेट को दिखा रहा है। देखो, पहले 50 सेकंड्स में रेट था 1.90, अगले इंटरवल में 50 से 100 सेकंड्स रेट कम होकर 1.70 हो गया और बाद में 300 से 400 सेकंड्स में रेट और कम होकर 1.10 हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, वो टाइम के साथ धीमी होती जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिएक्शन रेट वक्त के साथ डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में जानेंगे। देखो, एवरेज रेट तो हमें एक पूरे टाइम इंटरवल की कहानी बताता है, लेकिन अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट, जैसे अचानक से t = 100 सेकंड्स पर एग्जैक्ट स्पीड जानी हो तो उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस रेट यूज करते हैं। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको उस पल की स्पीड बताता है। इसको निकालने के लिए हम टाइम इंटरवल डेल्टा t को इतना छोटा कर देते हैं कि वो ऑलमोस्ट 0 हो जाए। इस छोटे से इंटरवल को हम dt से लिखते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है r इंस्टेंस = -dr/dt। ग्राफिकली ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व पर उस पॉइंट पर बनाए गए टैंजेंट का स्लोप होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि इंस्टेंटेनियस रेट हमें किसी एक पल की एग्जैक्ट रिएक्शन स्पीड बताता है। अब हम इस स्लाइड से एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, द रोल ऑफ स्टोइकियोमेट्री। अभी तक हमने जो भी बात की वो सिंपल R से P बनने वाली रिएक्शन के लिए थी, जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 1 था। लेकिन असल में तो रिएक्शंस बैलेंस्ड होते हैं और उनमें कोएफिशिएंट्स 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो जब कोएफिशिएंट्स अलग अलग हों तब हम पूरे रिएक्शन के लिए एक सिंगल यूनिक रेट कैसे लिखेंगे, ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम आगे देखेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम नॉन यूनिट स्टोइकियोमेट्री वाले रिएक्शंस की बात करेंगे। अब इस स्लाइड में दिए गए रिएक्शन को ध्यान से देखो, 2HI gives H2 plus I2। अब आप सबके लिए एक सवाल है, जब H2 का 1 मोल बनता है तो HI के कितने मोल्स कंज्यूम होते हैं? जरा रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री यानी उसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स को देखिए। वहां लिखा है 2HI। इसका साफ मतलब है कि जब 1 मोल H2 बनेगा तो उसके लिए 2 मोल HI यूज हो चुके होंगे। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि HI के गायब होने की स्पीड H2 के बनने की स्पीड से डबल है। तो अब इन दोनों की स्पीड को बराबर कैसे करें? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि अलग अलग स्पीशीज के बनने या कंज्यूम होने की स्पीड उनके स्टोइकियोमेट्री के कारण अलग अलग हो सकती है। अब इस स्लाइड में पिछली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर हम चाहते हैं कि पूरे रिएक्शन का एक सिंगल यूनिक रेट हो तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, हम हर स्पीशीज के रेट ऑफ चेंज को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। पिछले एग्जांपल में HI का रेट डबल था तो उसको औरों के बराबर लाने के लिए हम उसके रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब स्क्रीन पर देखिए, रेट इज इक्वल टू -1/2 इंटू डेल्टा HI बाई डेल्टा T और H2 और I2 के कोएफिशिएंट्स 1 है तो उन्हें 1 से डिवाइड करेंगे जो वही रहेगा। ऐसा करने से ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं और हमें रिएक्शन का एक यूनिक रेट मिल जाता है। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रेट को यूनिक बनाने के लिए कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। अब हम इस स्लाइड से अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रेट। हमने रेट को मेजर करना सीख लिया, स्टोइकियोमेट्री का इफेक्ट भी देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको चेंज करके हम रिएक्शन की स्पीड को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी तेज या धीमा कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। इस स्लाइड में हम उन मेन फैक्टर्स को देखेंगे जो रिएक्शंस की स्पीड को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली 3 की फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लॉजिक सिंपल है, जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा टक्कर यानी कोलिजन्स होंगे और रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेजी से मूव करते हैं जिससे इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं और रेट बढ़ जाता है। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो खुद रिएक्शन में कंज्यूम हुए बिना रिएक्शन को एक फास्टर पाथ प्रोवाइड करता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस पहले फैक्टर यानी कॉन्सेंट्रेशन पर रहेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रेट को कंट्रोल करने वाले 3 मुख्य फैक्टर्स हैं। चलिए अब हम इस स्लाइड से इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू रेट लॉ। रेट लॉ बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है जो हमें बिल्कुल साफ बताता है कि रिएक्शन की स्पीड उसके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर एक्जैक्टली कैसे डिपेंड करती है। क्या कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होगा या 4 टाइम्स होगा या उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सब हमें रेट लॉ से पता चलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब इस स्लाइड में हम रेट लॉ की जनरल फॉर्म देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, स्मॉल a मोल्स ऑफ A प्लस स्मॉल b मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट्स। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, रेट इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर y। यहाँ पर ये जो k है ये कांस्टेंट है जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं।
ए और बी रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं और ये जो पावर्स हैं एक्स और वाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम अगले स्लाइड में डिटेल से बात करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रेट लॉ का एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है। बच्चों, इस स्लाइड पर जो लिखा है उसको अपने दिमाग में अपने नोट्स में हमेशा के लिए अच्छे से बिठा लो। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा कैच है। जो रेट लॉ में एक्सपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, वो हम रिएक्शन को देखकर उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ए और बी से डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक्स ए के बराबर हो और हो सकता है कि ना हो। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके ही पता लगा सकते हैं। इसलिए रेट लॉ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रेट लॉ के एक्सपोनेंट्स एक्सपेरिमेंट से आते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं। अब इस स्लाइड में हम रेट लॉ की फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। रेट लॉ क्या है? ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो एक रिएक्शन के रेट को उसके रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करती है और इसमें जो हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर होती है उस पावर को, जिसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि रेट लॉ रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का एक एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है। तो चलिए आज का टॉपिक हम इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन उस रेट लॉ इक्वेशन में जो के है यानी रेट कांस्टेंट, वो आखिर है क्या? उसकी वैल्यू हमें उस रिएक्शन के बारे में क्या खास इन्फॉर्मेशन देती है? इसके बारे में आप सोचिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइए शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बेसिक से, फिर सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आखिर में नर्स्ट इक्वेशन समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि हम लेक्चर में कैसे आगे बढ़ेंगे। अब हम इस स्लाइड में हमारा पहला सेक्शन शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द बेसिक्स। इसमें हम समझेंगे कि ये सब्जेक्ट है क्या और इसे पढ़ना जरूरी क्यों है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम सेक्शन 1 यानी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। ध्यान से देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाना। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटरकन्वर्जन की स्टडी है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आती है। आपके फोन की बैटरी से लेकर इंडस्ट्रीज में मेटल प्रोडक्शन तक और यहाँ तक कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाने में भी इसका रोल है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम इस स्लाइड में हमारे अगले सेक्शन पे चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। यही वो डिवाइसेस हैं जहां सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में डैनियल सेल का डायग्राम देखेंगे जो एक टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें एक जिंक रॉड और एक कॉपर रॉड अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशंस में डुबोई जाती हैं और एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट की जाती हैं। इस सेल का पोटेंशियल 1.1 V होता है जब आयन कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको डैनियल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पता चले। अब हम इस स्लाइड में दो मेन टाइप्स के सेल्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे। गैल्वेनिक सेल जैसे बैटरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेता है ताकि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा सके। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि गैल्वेनिक सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनर्जी कंज्यूम करता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि डैनियल सेल में क्या होता है जब हम बाहर से 1.1 वोल्ट से कम अपोजिंग वोल्टेज लगाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, यानी ये एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 V पर सेल स्पॉन्टेनियसली काम करता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज ठीक 1.1 V के बराबर हो जाए तो क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक गया है, करंट 0 हो गया है और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि Ext इक्वल टू 1.1 V पर सेल काम करना बंद कर देता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज को 1.1 वोल्ट से भी ज्यादा कर दें तो क्या होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। अब इलेक्ट्रॉन्स उल्टा कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो कर रहे हैं, रिएक्शन रिवर्स हो गया है और अब ये सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि Ext ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट पर गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में गैल्वेनिक सेल के अंदर और गहराई में जाएंगे और इसके हर पार्ट को समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब गैल्वेनिक सेल की वर्किंग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में गैल्वेनिक सेल की वर्किंग को स्टेप्स में समझेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो याद रखिए, निमोनिक लोन लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होता है, उसे एनोड कहते हैं और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सेल में ऑक्सीडेशन एनोड पर और रिडक्शन कैथोड पर होता है। अब हम इस स्लाइड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन समझेंगे। जब आप एक मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन में डालते हैं तो चार्जेस सेपरेट होते हैं, जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पर इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम इस स्लाइड में एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट पर फोकस करेंगे। अब हम इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, क्या हम एक अकेले सिंगल हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं? सोचो इसके बारे में। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसका सोल्यूशन हम आगे देखेंगे। अब हम इस स्लाइड में उस सवाल का जवाब देखेंगे। जवाब है नहीं। हम कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं बल्कि हमेशा दो हाफ सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF ही मेजर कर सकते हैं। इसलिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमें पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब हम इस स्लाइड में उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को देखेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE। इसके डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसका पोटेंशियल बाय कन्वेंशन हर टेम्परेचर पर 0 वोल्ट्स मान लिया गया है। ये हमारा यूनिवर्सल बेंचमार्क है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SHE हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल 0 माना जाता है।
अब हम इस स्लाइड में टेबल की मदद से समझेंगे कि SHE को यूज करके दूसरे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। हम SHE को एनोड यानी लेफ्ट साइड पर रखते हैं और जिसका पोटेंशियल निकालना है उसे कैथोड यानी राइट साइड पर। जो भी सेल का मेजर्ड पोटेंशियल E' सेल आता है वही उस कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि E' सेल इज इक्वल टू E' कैथोड माइनस E' एनोड फॉर्मूला यूज करके और E' एनोड को 0 मान के हम E' कैथोड निकाल सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है E डिग्री राइट माइनस E डिग्री लेफ्ट। राइट पर कॉपर कैथोड है और लेफ्ट पर जिंक एनोड है। वैल्यूज डालने पर प्लस 0.34 माइनस 0.76 हमें मिलता है 1.10 वोल्ट्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यूज करके किसी भी सेल का स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में अपना आखिरी सेक्शन शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशंस पर देखा, लेकिन रियल लाइफ में कंडीशंस हमेशा स्टैंडर्ड नहीं होती। तो अब हम नर्स्ड इक्वेशन देखेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए सेल पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। अब हम इस स्लाइड में नर्स्ड इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखेंगे। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 को किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E से रिलेट करती है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि नर्स्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल से जोड़ती है। अब हम इस स्लाइड में नर्स्ड इक्वेशन के हर टर्म का मतलब समझेंगे। R, T और F कांस्टेंट्स हैं, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं और Mn+ उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो नॉर्मल है, इसे बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको इक्वेशन के हर वेरिएबल का मीनिंग क्लियर हो। अब हम इस स्लाइड में नर्स्ड इक्वेशन को पूरे डैनियल सेल के लिए लिखेंगे। यहाँ N की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, सेल पोटेंशियल जिंक आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से कम होता है और कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से बढ़ता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सेल का ENF आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को समझा। हमने डेफिनेशन से शुरू करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SHE और आखिर में नर्स्ड इक्वेशन को डिटेल में कवर किया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर की नींव हैं। इन्हें अच्छे से रिवाइज जरूर करना। द D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल का दिल है, वो बीच का हिस्सा जहां से हमें वो सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स मिलते हैं जिन्होंने हमारी पूरी सिविलाइजेशन को बनाया है, चाहे वो बिल्डिंग में लगा लोहा हो या आपके फोन में लगा सोना। अब हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ये हमारा गेम प्लान है। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन यानी पोजीशन समझेंगे, फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का राज खोलेंगे, उसके बाद इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी और 2 सुपर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। आखिर में हम जनरल ट्रेंड्स देखेंगे और लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स को कंपेयर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि इनको पढ़ना ही क्यों है, भाई क्या जरूरत है। तो सोचिए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पूरी इंसानी सभ्यता इन्हीं पर तो टिकी है। हमने तो युगों के नाम इन पर रखे हैं, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज। ये तो हुई पास्ट की बात। अगर फ्यूचर की बात करें तो थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स हमारे न्यूक्लियर पावर का फ्यूचर है। तो ये एलिमेंट्स हमारा कल, आज और आने वाला कल सब कुछ है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप इन एलिमेंट्स की रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस को समझें। अब हम इस स्लाइड में आज के लेक्चर का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मुलाकात करेंगे, फिर उनके सबसे बड़े राज यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। इसके बाद हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। फिर एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को की टेकअवेज में रिवाइज करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको पता हो कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में अपने पहले सेक्शन की शुरुआत करेंगे। सेक्शन का नाम है मीट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द पीरियोडिक टेबल्स मिडिल मिस्ट्री। इन्हें मिडिल मिस्ट्री इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के S ब्लॉक जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और P ब्लॉक जहां ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ट्रांजिशन करती हैं, इसीलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अपने मेन टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो आखिर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या? बहुत सिंपल है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के मेंबर हैं। इन्हें डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1d ऑर्बिटल में एंटर करता है। यहाँ n है आउटर मोस्ट शेल, तो n-1 का मतलब हुआ पेनल्टीमेट यानी सेकंड लास्ट शेल, और इनका आम नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डी ब्लॉक की पहचान उसके ग्रुप नंबर और आखिरी इलेक्ट्रॉन की एंट्री से होती है। अब हम इस स्लाइड में डी ब्लॉक के अंदर की सीरीज को देखेंगे। देखिए, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 4 हॉरिजॉन्टल रोज या सीरीज में पढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जहां से आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चंस आएंगे वो है 3D सीरीज जो स्कैंडियम से जिंक तक जाती है। उसके ठीक नीचे आती है 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज और आखिर में 6D सीरीज जिसके कुछ एलिमेंट्स अभी भी स्टडी हो रहे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डी ब्लॉक 4 सीरीज में डिवाइडेड है जिसमें 3D सीरीज सबसे जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में F ब्लॉक एलिमेंट्स को समझेंगे। आपने पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 अलग से रोज देखी होंगी, है ना? वही है F ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आसमान से नहीं टपके, ये डी ब्लॉक के अंदर से ही निकाले गए हैं। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में जाता है, यानी एंटी पेनल्टीमेट शेल या आखिरी से 2 पहले वाली शेल में। इसकी 2 सीरीज हैं। 4F सीरीज को हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं और 5F सीरीज को एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि F ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर के एलिमेंट्स हैं। अब हम इस स्लाइड में एक ऐसी डेफिनेशन देखेंगे जो एग्जाम के लिए 5 स्टार इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए। आयोपैक कहती है कि एक ट्रांजिशन मेटल वो एलिमेंट है जिसका डी सबशेल इनकम्प्लीट हो।
इनकम्प्लीट का मतलब d ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स हों, d1 to d9। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये कंडीशन या तो उसके न्यूट्रल एटम में पूरी होनी चाहिए या फिर उसके किसी कॉमन स्टेबल आयन में पूरी होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक में भी अगर d ऑर्बिटल अधूरा मिल गया तो वो ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आयोपैक की डेफिनेशन इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल पर फोकस करती है। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे। अभी जो हमने IUPAC की डेफिनेशन सीखी उसके हिसाब से सोचिए, ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, क्या ये सच में ट्रांजिशन मेटल्स हैं? जरा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या इनका d ऑर्बिटल अधूरा होता है अपने न्यूट्रल स्टेट में या अपने आयन में? सोचिए इस पर। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम IUPAC डेफिनेशन को अप्लाई करके एक केस सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में पिछले सवाल का जवाब देखेंगे और जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। जिंक की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। इसका d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। अब इसका सबसे कॉमन आयन बनाते हैं Zn2+। इसके लिए 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तब भी कॉन्फ़िगरेशन क्या बची? 3d10। d ऑर्बिटल अभी भी पूरा भरा हुआ है, क्योंकि ना न्यूट्रल एटम में ना ही कॉमन आयन में d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिंक d ब्लॉक का एलिमेंट तो है पर ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ग्रुप 12 के एलिमेंट्स डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। अब हम इस स्लाइड में उस राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो इन एलिमेंट्स की सारी अनोखी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। इनके कंपाउंड्स कलरफुल क्यों होते हैं, ये मैग्नेटिज्म क्यों दिखाते हैं, इनकी इतनी सारी वैलेंसीज क्यों होती हैं? इन सब क्यों का एक ही जवाब है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वो मास्टर की है जो हर ताला खोलेगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम चैप्टर के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला देखेंगे। ये है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। चलिए इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। यहाँ n का मतलब है आउटर मोस्ट शेल, जैसे फोर्थ शेल। तो n-1 का मतलब हुआ उससे एक अंदर वाली यानी थर्ड शेल। तो इसका मतलब हुआ कि आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में जाता है, जिसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि सबसे बाहर वाले ns ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप इस जनरल फॉर्मूला को अच्छे से समझें। अब हम इस स्लाइड में केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल देखेंगे, द स्टेबिलिटी रूल। देखो, हर एटम स्टेबल होना चाहता है। d ऑर्बिटल्स के केस में 2 कॉन्फ़िगरेशंस को एक्स्ट्रा स्पेशल माना जाता है। एक है हाफ फिल्ड यानी d5 और दूसरी है कंप्लीटली फिल्ड यानी d10। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा होता कैसे है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि n-1d और ns ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का फर्क बहुत कम होता है। इस छोटे से एनर्जी गैप की वजह से अगर ns से एक इलेक्ट्रॉन कूदकर d ऑर्बिटल में चला जाए और उससे d5 या d10 जैसी सुपर स्टेबल स्टेट मिल रही हो तो वो ये काम फौरन कर लेता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि d5 और d10 कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती हैं। अब हम इस स्लाइड में पिछले रूल के 2 सुपरस्टार एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। रूल के हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 होगी, लेकिन इसे d5 की सुपर स्टेबिलिटी दिखती है। तो ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d5 4s1, हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। सेम कहानी कॉपर एटॉमिक नंबर 29 के साथ है। एक्सपेक्टेड है 3d9 4s2, लेकिन d10 की स्टेबिलिटी पाने के लिए एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि क्रोमियम और कॉपर स्टेबिलिटी पाने के लिए रूल तोड़ देते हैं। अब हम इस स्लाइड में सभी ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का एक ओवरव्यू देखेंगे। देखिए, आपको ये पूरी टेबल रटनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका फोकस सिर्फ 3D सीरीज पर होना चाहिए, स्कैंडियम से जिंक तक। उनकी कॉन्फ़िगरेशंस और उसके एक्सेप्शंस आपको आनी चाहिए। बाकी सीरीज को बस एक बार देख लीजिए, आपको पैटर्न बिल्कुल सेम दिखेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिख जाए, लेकिन फोकस 3D सीरीज पर ही रखना है। अब हम इस स्लाइड में एक सॉल्व एग्जांपल देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सवाल है, स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है पर जिंक क्यों नहीं है? चलिए IUPAC की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। स्कैंडियम Z=21 की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 3d1, d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। कंडीशन पूरी हो गई, तो यस स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब जिंक Z=30 को देखिए, ग्राउंड स्टेट है 3d10, d ऑर्बिटल कंप्लीट है। इसका कॉमन आयन Zn2+ भी 3d10 है, वो भी कंप्लीट। कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सिंपल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने डेफिनेशन को प्रैक्टिकल एग्जांपल पर अप्लाई करके देखा। अब हम इस स्लाइड से एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी तो समझ ली, अब देखते हैं कि ये फिजिकली कैसे होते हैं। इस सेक्शन में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे ये इतने स्ट्रॉन्ग और हार्ड क्यों होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इतने हाई क्यों होते हैं, इन सब के पीछे की साइंस को समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड को ग्राफ से समझेंगे। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, एक्स एक्सिस पर एलिमेंट्स हैं और वाई एक्सिस पर मेल्टिंग पॉइंट। आपको एक क्लियर पैटर्न दिखेगा। जब हम सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है, बीच में कहीं पीक पर पहुंचता है और फिर वापस नीचे गिरने लगता है। और ये पीक कहाँ है? लगभग d5 कॉन्फ़िगरेशन के आसपास, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। और हाँ, मैंगनीज Mn और टेक्टीशियम Tc पर जो अचानक से डिप यानी गड्ढा दिख रहा है, वो भी नोट करने वाली बात है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अब हम इस स्लाइड में ये समझेंगे कि आखिर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इतने हाई होते क्यों हैं। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है d इलेक्ट्रॉन्स। देखो, जो s ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनमें सिर्फ बाहर के s इलेक्ट्रॉन्स ही मेटालिक बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में ns के इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ अंदर वाले n-1 d इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, मेटालिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसे तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि d इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन ही हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण।
अब हम इस स्लाइड में एक और प्रॉपर्टी का ग्राफ देखेंगे जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये थोड़ा टेक्निकल नाम है लेकिन इसका सीधा सा मतलब है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। बेसिकली 1 मोल सॉलिड मेटल को गैशियस एटम्स में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। और जरा इसका ग्राफ देखिए, ये बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ की फोटोकॉपी लग रहा है। बीच में पीक और साइड में नीचे। ये इस बात का डबल प्रूफ है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ सीरीज के बीच में मैक्सिमम होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड को कंफर्म करता है। अब हम इस स्लाइड में एक ऐसे टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जिसे आप 5 स्टार सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। टॉपिक है एटॉमिक साइज और इसी के अंदर हम एक बहुत ही खास फिनोमेना पढ़ेंगे जिसका नाम है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब हम एक सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज का क्या होता है। तो देखिए साइज धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ दो चीजें एक साथ हो रही हैं। हर अगले एलिमेंट पर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। साथ ही एक इलेक्ट्रॉन भी डी ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है। लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत बुरे शील्डर्स होते हैं। मतलब वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाने से अच्छे से रोक नहीं पाते। इसलिए न्यूक्लियस का खिंचाव बढ़ता जाता है और एटम सिकुड़ जाता है यानी साइज छोटा हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पुअर शील्डिंग की वजह से साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की डेफिनेशन समझेंगे। अगर डी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर था तो 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट वेरी वेरी पुअर होता है। उनका शेप इतना फैला हुआ होता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज को बिल्कुल नहीं रोक पाते। इसलिए जब हम लैंथेनॉइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स में आगे बढ़ते हैं तो साइज लगातार काफी तेजी से कम होता जाता है। इसी फिनोमेनन को लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं। इसका एक बड़ा असर ये होता है कि ग्रुप में नीचे जाने पर जो साइज बढ़ना चाहिए था ये कंट्रैक्शन उस बढ़ोतरी को कैंसिल आउट कर देता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि 4f इलेक्ट्रॉन्स के एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग से लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है। अब हम इस स्लाइड में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का जिंदा सबूत देखेंगे। स्क्रीन पर जो ग्राफ है उसे ध्यान से देखिए। ब्लू लाइन है 3D सीरीज की, रेड लाइन 4D की और ग्रीन लाइन 5D की। देखिए 3D से 4D जाने पर साइज बढ़ रहा है जो नॉर्मल है। ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। लेकिन अब जरा रेड 4D और ग्रीन 5D लाइन को देखिए, ये तो एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हैं। ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज लगभग बराबर है। फॉर एग्जाम्पल जिरकोनियम Zr और हैफनियम HF। यही लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का जादू है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इस ग्राफ से हमने कंट्रैक्शन के इफेक्ट को विजुअली कंफर्म किया। अब हम इस स्लाइड में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन के परिणाम यानी उसके रिजल्ट्स देखेंगे। एग्जाम के लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसा हमने ग्राफ में देखा 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के रेडियाई यानी साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। इन्हें केमिकल ट्विन्स भी कहते हैं। दूसरा, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सिमिलर हो जाती हैं। इसलिए इनको एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, जब हम 4D से 5D सीरीज में जाते हैं मास तो काफी बढ़ता है पर वॉल्यूम यानी साइज सेम रहता है। इसलिए डेंसिटी जो मास बाय वॉल्यूम होती है अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कंट्रैक्शन के 3 मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सिमिलर साइज, सिमिलर प्रॉपर्टीज और हाई डेंसिटी। अब हम इस स्लाइड में इस लेक्चर के आखिरी कोर कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन। इसको आसान भाषा में समझें तो ये किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कीमत है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और इसके ट्रेंड में भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी के ट्रेंड को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जनरल ट्रेंड को देखेंगे। जनरल ट्रेंड तो सिंपल है। जब हम एक सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज छोटा होता है। इससे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ मजबूत हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए और जनरली बढ़ती भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रेंड एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ता। इसमें काफी इरेगुलरिटीज यानी उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ट्रेंड इंक्रीजिंग है पर स्मूथ नहीं है। अब हम इस स्लाइड में उन इरेगुलरिटीज का रीजन जानेंगे। याद रखिए डी ब्लॉक केमिस्ट्री में जब भी कोई ट्रेंड गड़बड़ करे तो 99% ऑफ द टाइम इसका विलन या हीरो एक ही होता है और वो है द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड D5 एंड फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशंस। जिस भी एटम के पास पहले से ही इनमें से कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहता। इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है जिससे वहां ग्राफ में एक जंप आ जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इरेगुलरिटीज का रीजन D5 या D10 की स्टेबिलिटी है। अब हम इस स्लाइड में D5 by D10 की स्टेबिलिटी के पीछे की डीप साइंस को समझेंगे जिसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ये थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है पर आसान है। जब एक ही एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक जैसा यानी पैरेलल होता है तो वो आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। इस अदला बदली के प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो सिस्टम को स्टेबल बनाती है। D5 कॉन्फ़िगरेशन में पांचों इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन के होते हैं इसलिए वहां सबसे ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इसलिए वो कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक्सचेंज एनर्जी ही हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी का असली कारण है। चलिए अब हम इस स्लाइड से अपने लेक्चर को समेटने की शुरुआत करते हैं। इस सेक्शन में हम उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे जो हमने आज सीखे हैं। ये सेक्शन आपके शॉर्ट नोट्स और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम एक क्विक समरी करने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में आज के सारे मेन पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट 1,
ट्रांजिशन मेटल्स वो हैं जिनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो या तो एटम में या आयन में। पॉइंट 2, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 है, जिसमें क्रोमियम और कॉपर स्टेबिलिटी की वजह से इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। पॉइंट 3, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इसलिए हाई होते हैं क्योंकि d इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। पॉइंट 4, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से 4d और 5d सीरीज का साइज और प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। और पॉइंट 5, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका रीजन भी d5 और d10 की स्टेबिलिटी ही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन 5 कोर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना था। अब हम इस स्लाइड में आपके लिए एक छोटा सा फूड फॉर थॉट छोड़ रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सबकी मास्टर की है। अब आप ये सोचिए कि d ऑर्बिटल्स के जो अलग अलग 3D शेप्स होते हैं, डबल डबल वगैरह, वो इनकी उन प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करते होंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे इनके कंपाउंड्स का सुंदर रंग या इनका मैग्नेटिक बिहेवियर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये नाम सुन के थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट आई प्रॉमिस यू ये केमिस्ट्री के सबसे स्कोरिंग और लॉजिकल टॉपिक्स में से एक है। बस ध्यान से सुनते जाना। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये हमारा आज का रोड मैप है। हम चीजों को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन कंपाउंड्स का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। फिर हम पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी, जिन्होंने इस पूरी फील्ड की नींव रखी थी। इसके बाद हम इस चैप्टर की स्पेशल लैंग्वेज यानी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट, इन कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं यानी नोमेनक्लेचर। और लास्ट में हम आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम कॉन्सेप्ट्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में बिल्ड करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि ये चैप्टर जरूरी क्यों है। सबसे पहले ये सवाल आना ही चाहिए कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। इससे पहले कि हम फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस में घुसें, ये समझना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ आपकी किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हैं और हमारे अंदर भी हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये कंपाउंड्स हमारी लाइफ से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब हम इस स्लाइड में इन कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जरा स्क्रीन पर देखिए। पेड़ पौधों का जो हरा रंग होता है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से है। पता है क्लोरोफिल क्या है? ये मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन से आता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। विटामिन B12 जो हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी है, वो कोबाल्ट का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बायोलॉजी के अलावा इंडस्ट्री में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। मेटल्स को उनके ओर से निकालने में यानी मेटलर्जी, बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने वाले कैटलिस्ट्स में, और छोटी छोटी चीजें जैसे चम्मच पर सिल्वर की कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कपड़े रंगने में, हर जगह ये कंपाउंड्स यूज होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाइफ और इंडस्ट्री दोनों के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट देखेंगे। ये लाइन पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंस एक सेंटेंस में बता देती है। यहाँ लिखा है बैकबोन। बैकबोन का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, जो पूरे शरीर को सपोर्ट देती है। ठीक वही काम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मॉडर्न केमिस्ट्री में करते हैं। इनके बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री को समझ ही नहीं सकते। ये एक फंडामेंटल पिलर है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन कंपाउंड्स को समझना मॉडर्न केमिस्ट्री को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब हम इस स्लाइड में उस साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने ये सब शुरू किया। तो सवाल ये है कि इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझा किसने? इनका नाम है अल्फ्रेड वॉर्नर। इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये एक स्विस केमिस्ट थे जिन्होंने 1893 में पहली बार इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की गुत्थी को सुलझाया था। उनकी थ्योरी उस वक्त के लिए एकदम रेवोल्यूशनरी थी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अल्फ्रेड वॉर्नर वो पायनियर हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी। अब हम इस स्लाइड में उस पजल को देखेंगे जिसे वर्नर ने सॉल्व किया। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं 1890s में। उस वक्त के साइंटिस्ट एक अजीब केमिकल प्रॉब्लम से परेशान थे। उनके पास कोबाल्ट 3 क्लोराइड और अमोनिया से बने कुछ अलग अलग कंपाउंड्स थे। कागज पर तो उनका फॉर्मूला अजीब सा लगता था, जैसे CoCl3.6NH3, लेकिन लैब में उनका बिहेवियर बहुत अजीब था। कोई समझा नहीं पा रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। यही वो मिस्ट्री थी जिसे सॉल्व करने का बीड़ा अल्फ्रेड वर्नर ने उठाया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वर्नर की थ्योरी एक रियल केमिकल पजल को सॉल्व करने के लिए बनी थी। अब हम इस स्लाइड में वर्नर के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखेंगे। देखो, ये टेबल ही उस पजल का सबसे बड़ा क्लू है। वर्नर ने क्या किया? उसने इन सारे कंपाउंड्स में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला। अब आपको बेसिक केमिस्ट्री से पता है कि अगर सोल्यूशन में फ्री क्लोराइड आयन Cl- हो तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर वो सिल्वर क्लोराइड AgCl का सफेद प्रेसिपिटेट बनाता है। लेकिन रिजल्ट्स देखो, जो येलो वाला कंपाउंड था CoCl3 6NH3, उसके 1 मोल ने 3 मोल AgCl बनाया। इसका मतलब उसके तीनों क्लोराइड आयन्स फ्री थे। लेकिन अगला देखो, पर्पल वाला CoCl3 5NH3, उसने सिर्फ 2 मोल AgCl दिया, और ग्रीन और वायलेट वाले ने तो सिर्फ 1 मोल। सेम कोबाल्ट, सेम क्लोराइड, फिर ये अलग अलग बिहेवियर क्यों? यही सवाल सबको परेशान कर रहा था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डिफरेंट कंपाउंड्स अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट दे रहे थे, जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। अब हम इस स्लाइड में वर्नर का ब्रिलियंट सॉल्यूशन देखेंगे। यही उनका यूरेका मोमेंट था। उन्होंने एक सिंपल सा लेकिन पावरफुल आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इन कंपाउंड्स में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जिसे हम आज स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। उनका कहना था कि जो भी चीजें इन ब्रैकेट्स के अंदर हैं, वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करती हैं और पानी में नहीं टूटती। सिर्फ जो आयंस ब्रैकेट के बाहर हैं, वही फ्री होते हैं और प्रेसिपिटेट बनाते हैं। बस इस एक आइडिया से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। येलो वाला कंपाउंड को NH3 बन गया, जिसके 3 Cl बाहर थे। पर्पल वाला को NH3 बन गया, जिसके सिर्फ 2 Cl बाहर थे। और ग्रीन वाला को NH3 जिसका सिर्फ 1 Cl बाहर था। देखा कितना एलिगेंट सोल्यूशन था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कॉन्सेप्ट ही वर्नर की थ्योरी का कोर है। अब हम इस स्लाइड में वर्नर की थ्योरी के मेन पॉइंट्स देखेंगे। बच्चों, ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। वर्नर ने अपनी पूरी थ्योरी को इन 4 पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स में समझाया। पहला, उन्होंने कहा कि मेटल 2 तरह की वैलेंसी दिखाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरा, प्राइमरी वैलेंसी वही है जो हम जानते हैं, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आयनाइजेबल होती है, मतलब पानी में टूट जाती है और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है।
तीसरा, और ये है उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी वैलेंसी। ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ब्रैकेट के अंदर रहती है। इसे ही हम आज कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं और ये हर मेटल के लिए फिक्स्ड होती है। चौथा, कि ये सेकेंडरी वैलेंसीज स्पेस में एक फिक्स्ड 3D अरेंजमेंट में होती हैं, जिससे कंपाउंड को एक पर्टिकुलर शेप मिलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वर्नर ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट देकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया। अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर की वोकैबुलरी सीखेंगे। ठीक है, वर्नर की थ्योरी समझ आ गई। अब आगे बढ़ने के लिए हमें इस चैप्टर की स्पेशल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर होते हैं, वैसे ही यहाँ लिगैंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डेंसिटी जैसे कुछ खास टर्म्स हैं। चलिए एक एक करके इन सबका मतलब समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एसेंशियल टर्म्स को डिकोड करेंगे। अब हम इस स्लाइड में दो चीजों का डिफरेंस देखेंगे। ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है। देखो, दोनों ही दो या ज्यादा सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनते हैं, लेकिन जैसे आप इनको पानी में डालते हो, असली फर्क सामने आता है। डबल सॉल्ट जैसे मोर सॉल्ट या फिटकरी पोटेशियम पानी में जाते ही अपने सारे आयन्स में पूरी तरह से टूट जाता है, उसने अपनी पहचान खो दी। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स जैसे K4FeCN6 पानी में सिर्फ K+ आयन्स और पूरे के पूरे FeCN6 आयन में टूटता है। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, वो नहीं टूटता। यही सबसे बड़ा फर्क है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी खो देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। अब हम इस स्लाइड में दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। पहला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये सिंपल भाषा में वो पूरा हिस्सा है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है और उससे जुड़े हुए कुछ दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा टर्म है सेंट्रल एटम/आयन। ये उस एंटिटी के बिल्कुल सेंटर में बैठा एटम या आयन है जिससे बाकी सब आकर जुड़ते हैं। क्योंकि ये बाकियों से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसका नेचर एक लोएस्ट एसिड जैसा होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी ब्रैकेट वाला पार्ट है और सेंट्रल एटम इसका सेंटर पॉइंट। अब हम इस स्लाइड में लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर सेंट्रल एटम राजा है तो लिगेंड्स उसके वो मंत्री हैं जो उससे आकर जुड़ते हैं। सिंपल डेफिनेशन, कोई भी आयन या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाता है वो लिगेंड कहलाता है। क्योंकि लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इसलिए वो लोस बेस होते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन होती है डेंसिटी के बेसिस पर। डेंटा का मतलब टीथ, यानी लिगेंड मेटल को कितनी जगह से पकड़ सकता है। अगर एक ही डोनर एटम है जैसे NH3 तो वो यूनिडेंटेट। अगर दो डोनर एटम्स हैं जैसे इथिलीन डायमाइन EN तो वो डाइडेंटेट। और अगर दो से ज्यादा हैं तो पॉलीडेंटेट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लिगेंड्स सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं और उन्हें डेंसिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। अब हम इस स्लाइड में दो स्पेशल टाइप के लिगेंड्स देखेंगे जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। पहला है चेलेट लिगेंड। ये चेलेट वर्ड ग्रीक खेले से आया है, जिसका मतलब है केकड़े का पंजा, क्लॉ। जब कोई डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड मेटल को दो या ज्यादा जगह से एक साथ पकड़ता है तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, इसे चेलेशन कहते हैं। दूसरा है एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बी मतलब बोथ। इनके पास दो अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन ये एक बार में सिर्फ एक ही यूज करते हैं। जैसे NO2- आयन, ये N से भी जुड़ सकता है और O से भी। ऐसे लिगेंड्स एम्बिडेंटेट कहलाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चिलेट लिगेंड्स रिंग बनाकर स्टेबिलिटी देते हैं और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स दो अलग अलग साइड से जुड़ सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में दो टर्म्स देखेंगे जिनके बारे में हम पहले ही सुन चुके हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। आसान शब्दों में ये सेंट्रल मेटल और उससे जुड़े लिगेंड्स के बीच बनने वाले टोटल सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर है। याद रखना, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। जैसे COEN3+ में 3 EN लिगेंड हैं, लेकिन हर EN डाइडेंटेट है, यानी दो बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 3×2 यानी 6। दूसरा टर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब आपको अच्छे से पता है, ये सेंट्रल एटम और उसके लिगेंड्स का वो ग्रुप है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है और नॉन आयनाइजेबल होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि CN बॉन्ड्स का नंबर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट वाला नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। अब हम इस स्लाइड में इन कंपाउंड्स के 3D शेप्स देखेंगे। वर्नर ने अपने चौथे पोस्टुलेट में कहा था ना कि सेकेंडरी वैलेंसीज का एक फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट होता है, बस ये वही है। ये जो 3D शेप्स है इन्हें हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। कंपाउंड का शेप उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। अगर CN6 है तो सबसे कॉमन शेप है ऑक्टाहेड्रल। अगर CN4 है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनार। यही 3D शेप्स इनकी सारी प्रॉपर्टीज जैसे कलर, मैग्नेटिज्म एक्सेट्रा डिसाइड करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप को डिफाइन करता है। अब हम इस स्लाइड में एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन देखेंगे। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल से सिर्फ एक ही तरह के यानी आइडेंटिकल लिगेंड्स जुड़े होते हैं। जैसे CONH3 6 3+ में सिर्फ अमोनिया लिगेंड्स हैं। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होते हैं। जैसे CONH3 4 Cl2+ में अमोनिया भी है और क्लोरो भी। एकदम सिंपल है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लिगेंड्स के टाइप के बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्सेस को होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा शुरू करेंगे। ठीक है, अब तक हमने सारी टर्मिनोलॉजी सीख ली। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। इन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखें, यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल्स होते हैं, वैसे ही यहां भी कुछ सेट रूल्स हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार रूल समझ गए तो ये बहुत आसान है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम सिस्टमैटिक नेमिंग के रूल सीखने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में फॉर्मूला लिखने के रूल्स देखेंगे। नाम से पहले फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। इसके 5 सिंपल से रूल्स हैं। रूल 1, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखो। रूल 2, उसके बाद सारे लिगेंड्स को उनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, उनके चार्ज से मतलब नहीं है। रूल 3, पूरे ग्रुप को स्क्वायर ब्रैकेट्स स्क्वायर में बंद कर दो। रूल 4, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज है तो उसे ब्रैकेट के बाहर ऊपर राइट साइड में लिखो। रूल 5, अगर चार्ज को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन्स हैं तो उन्हें ब्रैकेट के बाहर लिखो। कटायन है तो पहले, अनायन है तो बाद में। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फॉर्मूला लिखने का एक फिक्स सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है। अब हम इस स्लाइड में नेमिंग के रूल्स देखेंगे। ध्यान से एक एक रूल को समझना। रूल 1, किसी भी आयनिक कंपाउंड की तरह हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखो, फिर एनायन का।
रूल 2, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मेटल से पहले। रूल 3, अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसके नाम के एंड में आई हटाकर ओ लगा दो, जैसे क्लोराइड बन जाता है क्लोरिडो। रूल 4, अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार है तो डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करो, लेकिन अगर लिगेंड के नाम में ही डाई या ट्राई है, जैसे इथिलीन डायमीन, तो उसके लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज करते हैं। रूल 5, मेटल के नाम के आगे छोटे ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना कंपलसरी है। और रूल 6, अगर आपका पूरा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, एनायन है, तो मेटल के नाम के एंड में 8 लग जाता है, जैसे आयन बन जाता है फेरेट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि नेमिंग के इन 6 रूल्स को ऑर्डर में फॉलो करना है। अब हम इस स्लाइड में एक एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इन रूल्स को इस कंपाउंड पर अप्लाई करते हैं, COCl2 En2Cl। रूल 1, केटायन पहले एनायन बाद में। यहाँ ब्रैकेट वाला पार्ट पॉजिटिव है तो वो केटायन है और बाहर वाला Cl- एनायन है। अब केटायन का नाम लिखते हैं, उसमें लिगेंड्स हैं क्लोरो और ईएन, यानी इथेन 1,2-डायमाइन। अल्फाबेटिकली सी पहले आता है ई से, 2 क्लोरो हैं तो डाइक्लोरो, 2 ईएन है तो बिस इथेन 1,2-डायमाइन। मेटल है कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट का x मान लो, तो x + 2 - 1 + 2 0 = +1। सॉल्व करके x = +3, तो मेटल का नाम हुआ कोबाल्ट 3। अब सब जोड़ दो, डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2-डायमाइन कोबाल्ट 3, और आखिरी में एनायन का नाम क्लोराइड, पूरा नाम हुआ डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2-डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रूल्स को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में एक नए और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे। हमारी आज की क्लास के आखिरी टॉपिक में हम आइसोमेरिज्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। आइसोमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनके एटम्स का अरेंजमेंट, उनकी बॉन्डिंग या उनका 3D स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। सोचो, आपके पास सेम इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन आपने उनसे 2 अलग अलग डिशेस बना दी, बस वही बात है। और इस अरेंजमेंट के फर्क से इनकी प्रॉपर्टीज जैसे रंग, रिएक्टिविटी सब कुछ बदल जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में आइसोमेरिज्म के टाइप्स देखेंगे। आइसोमेरिज्म को हम मेनली 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन एटम्स के बीच के कनेक्शंस यानी बॉन्ड्स ही अलग होते हैं। इसके अंदर आते हैं लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। दूसरी कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ बॉन्ड्स भी सेम होते हैं, कनेक्टिविटी भी सेम होती है, फर्क सिर्फ 3D स्पेस में एटम्स के अरेंजमेंट का होता है। इसके 2 मेन टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चरल जहां बॉन्ड्स अलग हैं और स्टीरियो जहां 3D अरेंजमेंट अलग है। अब हम इस स्लाइड में एक टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे, जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये अरेंजमेंट का खेल है। अगर 2 सेम लिगेंड्स एक दूसरे के बगल में यानी एडजेसेंट पोजीशंस पर लगे हैं, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के एंगल पर, तो उसे हम सिस आइसोमर कहते हैं। सिस मतलब सेम साइड। और अगर वही 2 सेम लिगेंड्स एक दूसरे के सामने सामने यानी ऑपोजिट पोजीशंस पर लगे हैं 180 डिग्री के एंगल पर, तो उसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड। ये लगता तो छोटा सा फर्क है, लेकिन इससे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जमीन आसमान बदल जाती हैं। बेस्ट एग्जांपल है कैंसर की दवा सिस्प्लैटिन। ये सिस आइसोमर है, इसका ट्रांस आइसोमर बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं करता। सोचने वाली बात है ना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स में आइडेंटिकल लिगेंड्स की रिलेटिव पोजीशंस अलग अलग होती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए।